हेलो फ्रेंड, मैं आकाश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे सिंधु सभ्यता का भाग 2। देखिए फ्रेंड, हम सिंधु सभ्यता का भाग 1 पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का भाग 2, जिसमें जितने भी सारे बचे हुए क्वेश्चन हैं सब कवर कर लेंगे। ठीक, तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं हम सिंधु सभ्यता। देखिए फ्रेंड, हम पिछले क्लास में सिंधु सभ्यता के जितने भी जीवन के बारे में था या वहाँ के काल, समय, खोजकर्ता, इस सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें जो स्थान खोजे गए थे सिंधु सभ्यता में, उनके बारे में। चलिए फ्रेंड, इस खोजों से पहले कुछ पॉइंट रह गए थे, जैसे सिंधु सभ्यता के विस्तार। तो हम पहले उसको कवर कर लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के विस्तार कहाँ तक था तथा कितने वर्ग किलोमीटर में फैला था। ठीक, तो देखिए फ्रेंड, जो सिंधु सभ्यता का विस्तार था वह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए फ्रेंड, जो सिंधु सभ्यता का विस्तार था वह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ था। ठीक, यह सिंधु सभ्यता का विस्तार। उत्तर में देखा जाए देखिए फ्रेंड, यह सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था, यह भारत के उत्तर में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के मांदा। ठीक, जम्मू कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है मांदा। तो जम्मू कश्मीर के मांदा तक फैला हुआ था, जो चिनाब नदी के तट पर पड़ता है, चिनाब। ठीक, तो यह जम्मू कश्मीर के मांदा जिले तक फैला हुआ यह सभ्यता थी, जो चिनाब नदी के तट तक था। और दक्षिण में देखा जाए, दक्षिण में तो दाइमाबाद। ठीक, यह दक्षिण में दाइमाबाद तक फैली हुई थी, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी नदी के तट पर। गोदावरी नदी के तट पे महाराष्ट्र में। ठीक, इसके बाद अगर पूर्व में देखा जाए तो पूर्व में आलमगीरपुर तक, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। ठीक, आलमगीरपुर तक फैली हुई यह सभ्यता थी, जो कि मेरठ के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यह हिंडन नदी तक फैली थी, हिंडन नदी, ठीक है। तो यह हिंडन नदी तक थी। और पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम में पाकिस्तान क्षेत्र के बलूचिस्तान जो क्षेत्र है, वहां पर सुतकागीडोर तक फैली थी। और यह दास्क नदी तक, ठीक, दास्क नदी तक फैली हुई यह सभ्यता थी। देखिए फ्रेंड, इसका सिंधु सभ्यता का विस्तार बहुत ही बड़ा था। ठीक, जो कि भारत की सभी सभ्यताओं में सबसे बड़ी यह सभ्यता थी। ठीक ना, जिसका विस्तार उत्तर में मांदा जिला जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के तट तक, और दक्षिण में दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी नदी के तट पर। ठीक, इसके बाद पूर्व में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक, जो मेरठ में पड़ता है, ठीक है, मेरठ जिले में, और हिंडन नदी के तट तक। इसके बाद पश्चिम में देखा जाए तो पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान क्षेत्र है, वहाँ सुतकागीडोर तक फैला हुआ यह सभ्यता थी। ठीक, जो दास्क नदी के तट तक यह फैली हुई थी। ठीक, देखिए फ्रेंड, जो सिंधु सभ्यता थी यह त्रिकोणीय सभ्यता के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वह त्रिभुज के आकार की है। ठीक, अगर देखा जाए तो यह सभ्यता ऐसे 3 भुजाओं के आकार की जैसी दिखाई देती है। ठीक, इसलिए इसको त्रिकोणीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में खोजे गए स्थल कौन कौन से थे तथा उस स्थल से कौन कौन सी हमें वस्तुएं या साक्ष्य मिले हैं। ठीक ना, तो देखिए फ्रेंड, जो सिंधु सभ्यता थी, इस सिंधु सभ्यता से अब तक अनुमानतः 300 से अधिक ऐसे स्थल खोजे जा चुके हैं। ठीक, जिसमें अगर देखा जाए तो आज़ादी के बाद यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज़्यादा खोजे गए स्थल थे तो गुजरात में थे। ठीक, तो सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड, इसको हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड, सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया कोई स्थल था तो वो था हड़प्पा।
ठीक। सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। ठीक है ना। तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया था, जो कि रावी नदी के तट पर है और यह पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक। देखिए फ्रेंड, इस हड़प्पा से बहुत सारे ऐसे साक्ष्य या वस्तुएं मिले हैं, ठीक है, जिसके अनुसार हम सिंधु सभ्यता का अनुमान लगाते हैं कि यह सभ्यता कैसी थी, इनका जीवन काल कैसा चल रहा था, इसके बाद इन लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, ठीक है ना, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए फ्रेंड, इस हड़प्पा से कुम्हार के चाक, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, इसके बाद ताबूत, जो ताबूत क्या होता है, जो शवों को ले जाने का जो बनाया गया रहता है, ठीक ना, उसको ताबूत कहते हैं। इसके बाद RH-37, यह RH-37 एक कब्रगाह है। ठीक, यह बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको याद रखना। यह RH-37 सिर्फ सिंधु सभ्यता में हड़प्पा से ही मिले थे, ठीक ना, और यह क्या है, कब्रगाह है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि RH-37 सिंधु सभ्यता का क्या है, तो यह कब्रगाह है। इसके बाद हाथी की खोपड़ी तथा एक श्रृंगी पशु के साक्ष्य भी मिले थे। एक श्रृंगी पशु मतलब एक सिंह वाले पशु के साक्ष्य। इसके बाद अन्नागार, इन सब के साक्ष्य हड़प्पा से हमें प्राप्त होते हैं। देखिए फ्रेंड, ये RH-37 कब्रगाह जो है, इससे हमें यह अनुमान लगाया गया कि जो हड़प्पा था, हड़प्पा में जो प्रचलित प्रथा थी, वह शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, जबकि अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा प्रचलित थी। ठीक, ऐसा अनुमान कैसे लगाया गया है, क्योंकि हड़प्पा में कब्रगाह खोजे गए थे, मिले थे, और मोहनजोदड़ो में एक मृतकों का टीला मिला था, जहाँ पर मृतकों को जलाया जाता था। ठीक, तो इसका मोहनजोदड़ो का अर्थ ही है कि मृतकों का टीला। ठीक ना। देखिए फ्रेंड, अब आगे इसी को देखते हैं। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो था, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। ठीक, याद रखना फ्रेंड, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कोई था तो था मोहनजोदड़ो। इस मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक, मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था, और यह जो खोज किया था, यह सिंधु नदी के तट पर स्थित थी और यह पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो इतना याद रखना फ्रेंड, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था, और यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में है। ठीक, देखिए फ्रेंड, इस मोहनजोदड़ो से भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। ठीक ना, देखा जाए तो जिसमें पुरोहित आवास, इसके बाद कुआं, स्नानागार, अन्नागार, याद रखना फ्रेंड, स्नानागार तथा अन्नागार दोनों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे, जबकि अन्नागार सिर्फ हड़प्पा से प्राप्त हुए थे। और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्मारक क्या था। याद रखना फ्रेंड, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्मारक अगर पूछे तो वह था स्नानागार। सबसे बड़ा स्मारक स्नानागार। और सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, अगर इमारत पूछे तो था अन्नागार। ठीक, तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार तथा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्मारक स्नानागार। ठीक, याद रखना फ्रेंड, जो स्नानागार था, इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो स्नानागार की लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 11.88 मीटर थी। ठीक, जो स्नानागार था, इसकी लंबाई 11.88 मीटर थी, और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई जो था 7.01 मीटर थी। ठीक, इसकी चौड़ाई 7.01 मीटर थी, और गहराई जो थी वह 2.43 मीटर थी। ठीक ना, तो इतना याद रखना फ्रेंड। कभी कभी ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन कि स्नानागार का लंबाई कितना था, तो लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर, और गहराई 2.43 मीटर थी। ठीक ना, तो ये हो गया स्नानागार। और इसके बाद अन्नागार।
अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। इसके बाद यहाँ से सूती वस्त्र, चौड़ी सड़कें, पशुपति के साक्ष्य मिले थे। याद रखना फ्रेंड, जो पशुपति के साक्ष्य मिले थे, यह सिंधु सभ्यता में इस पशुपति को एक कुबड़ वाले सांड का देवता के रूप में माना जाता था, ठीक ना। और इनकी सबसे ज्यादा वहाँ पर महत्व थी सिंधु सभ्यता में इस देवता की, ठीक। इस पशुपति के आसपास में 4 पशु विराजमान रहते थे, जिसमें चीता, गैड़ा, भैंसा और एक हाथी। इन 4 पशुएं इस पशुपति के आसपास विराजमान रहते थे, ठीक। इसके बाद इसमें सभागार भी मिला था, सभागार। इसके बाद नर्तकी की कांस्य मूर्ति। इतनी साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे, ठीक ना। याद रखना, पुरोहितवास, कुआं, स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, चौड़ी सड़कें, पशुपति की मूर्ति, इसके बाद सभागार और नर्तकी की कांस्य मूर्ति, यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए साक्ष्य थे, ठीक ना। इसको याद रखना फ्रेंड, थोड़ा इजी है। याद रखना कि कोई पुरोहित हैं, पंडित जी, वह सुबह जब जागे, जब सुबह उठे तो पहले कुएं में गए, कुएं के पास गए और वहां पर जाकर स्नान किया। स्नान करने के बाद वे अन्ना यानी भोजन खाए, अन्न खाए। इसके बाद अपना कपड़ा पहने और कपड़ा पहनकर निकल चले मंदिर की तरफ, ठीक। और वह चौड़ी सड़क पर गए और जा कहाँ रहे थे, तो पशुपति जो मंदिर था पशुपति की, उनके मंदिर पर जा रहे थे, ठीक। वहाँ जब गए तो वहाँ एक सभा हो रही थी और उस सभा में नर्तकी नृत्य हो रहा था, ठीक। तो ऐसे बनाकर इसको याद कर लेंगे, ठीक ना। अब चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं हम चौंदड़ो के बारे में देखते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, चौंदड़ो जो था यह इसकी खोज गोपाल मजुमदार ने किया था, ठीक। चौंदड़ो की खोज गोपाल मजुमदार ने किया था और ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध नदी के तट पर। याद रखना फ्रेंड, चौंदड़ो जो था यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था, ठीक। सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जहाँ कोई यह दुर्ग रहित था, यानी कोई भी दुर्ग इसमें इसके आसपास नहीं बनाए गए थे, ठीक। तो इसको याद रखना फ्रेंड, ठीक ना। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ पर कोई भी दुर्ग नहीं बनाए गए थे, यह दुर्ग रहित स्थल था, ठीक। इसके बाद इस चौंदड़ो से औरतों के मेकअप के सामान प्राप्त हुए थे, ठीक ना। तो चौंदड़ो से क्या प्राप्त हुए, औरतों के मेकअप के सामान। इसके बाद यहाँ से काजल, गुड़िया, सुई धागा, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का भी साक्ष्य मिला है। यह कैसे अनुमान लगाया गया फ्रेंड, क्योंकि वहाँ पर कोई अपना द्वार, जो उनका द्वार होता है, उसको मिट्टी से या अपना कुछ किए रहे होंगे, जिसका पैर का निशान की वजह से यह अनुमान लगाया जाता है कि आगे गए बिल्ली का पैर रहा होगा और पीछे से कुत्ते का। तो इससे साक्ष्य लगाया जाता है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का भी मिला है। इसके बाद औरतों के मेकअप के सामान हो गया। फिर अलंकृत ईंटों के भी साक्ष्य यहाँ से मिले थे, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि अलंकृत ईंटों के साक्ष्य सिंधु सभ्यता में किस स्थल से मिले थे। तो याद रखना फ्रेंड, यह मिले थे चौंदड़ो से। इसके बाद मनके बनाने के कारखाने। यह मनके बनाने के कारखाने क्या थे, तो मिट्टी के बनाने जाने वाला बर्तन, ठीक। मिट्टी के बनाए जाने वाला बर्तन। इसके बाद यहाँ से कंघा मिला था, ठीक। तो इतना सब साक्ष्य चौंदड़ो से प्राप्त हुए थे, ठीक। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। इसके बाद अगला है लोथल। देखिए फ्रेंड, जो लोथल है, यह लोथल सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कोई है तो क्या है, लोथल। और यह जो लोथल है यह गुजरात में स्थित है, ठीक। जो लोथल है यह कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। और यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक ना, जिसकी खोज रंगनाथ राव ने किया था, ठीक। याद रखना फ्रेंड, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल जो भोगवा नदी के तट पर है और इसकी खोज रंगनाथ राव ने किया था। इस लोथल से व्यापार हुआ करते थे, ठीक ना। यह बंदरगाह था, यहाँ से जो विदेश में या बाहरी क्षेत्र में व्यापार हमेशा किए जाते थे, ठीक ना। इसीलिए जो लोथल के दरवाजे थे, घर के दरवाजे, लोथल में जो घर बनाए गए थे
उनके जो दरवाजे थे वे सड़क की तरफ हुआ करते थे। ठीक, सड़क की तरफ हुआ करते थे। और सिंधु सभ्यता में जितने भी स्थल खोजे गए थे सभी जगहों के जो घर थे उनके घर का दरवाजे जो थे वो पीछे की तरफ हुआ करते थे। लेकिन एकमात्र ऐसा लोथल स्थल था जहाँ पर इसके जो घर के जो दरवाजे थे वे सड़क की तरफ हुआ करते थे। ठीक, इसके बाद यहाँ से बहुत सारे साक्ष्यों का पता लगाया गया। जैसे देखा जाए तो गोदीवाड़ा एक बंदरगाह था, ठीक ना, पत्तन यानी बंदरगाह ही, ठीक, वही लोथल में, ठीक ना। इसके बाद यहाँ से प्रथम बार चावल के साक्ष्य मिले थे। ठीक, तो याद रखना फ्रेंड, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है कि सिंधु सभ्यता में चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो लोथल से, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पर अग्निकुंड के साक्ष्य, हाथीदांत, 3 युगल समाधान। देखिए फ्रेंड, 3 युगल समाधान क्या है, तो 3 युगल समाधान मतलब एक ही कब्र में 3 शवों को एक साथ दफनाया गया था। ठीक, एक ही कब्र में 3 शव को एक साथ दफनाया गया था, उसी को कहा जाता है 3 युगल समाधान। देखिए फ्रेंड, इस 3 युगल समाधान से यह अनुमान लगाया जाता है कि जो सिंधु सभ्यता थी, इस सिंधु सभ्यता में सती प्रथा के भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक, यानी 3 युगल से अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर सती प्रथा भी प्रचलित थी। ठीक ना। इसके बाद यहाँ पे घोड़े के अस्थि पंजर तथा मनका बनाने के कारखाने भी यहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक, याद रखना फ्रेंड, इतना साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे। पहला गोदीवाड़ा, चावल के साक्ष्य, अग्निकुंड, हाथीदांत, 3 युगल समाधान और घोड़े के अस्थि पंजर तथा मनके बनाने के कारखाने, यह सब प्राप्त हुए थे लोथल से। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, इसके बाद अगला है कालीबंगन। देखिए फ्रेंड, कालीबंगन जो है यह राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगन, ठीक, कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है, जो कि घग्गर नदी के तट पर है। ठीक, कालीबंगन घग्गर नदी के तट पे है और इसकी जो खोज किया था बीबी लाल तथा बीके थापर ने। ठीक, तो कालीबंगन की खोज बीबी लाल तथा बीके थापर ने किया था और यहाँ से भी सिंधु सभ्यता के बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए थे। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर कालीबंगन से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। याद रखना फ्रेंड, इसमें कहीं भी अभी जूते हुए खेत के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए थे, यह प्राप्त हुए थे कालीबंगन से। इसके बाद यहाँ से काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी। ठीक, यह भी याद रखना फ्रेंड, काली चूड़ियाँ बहुत पूछता है कि काली चूड़ियाँ सिंधु सभ्यता में किस स्थल से प्राप्त हुए थे, तो कालीबंगन से, काली से कालीबंगन। इसके बाद अग्निकुंड, घोड़े के अस्थि पंजर। ठीक, इसके बाद नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य, याद रखना फ्रेंड, नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। यहाँ पर अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे चौंदड़ों से, और कालीबंगन से नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इसके बाद युगल समाधान भी प्राप्त हुए थे। युगल समाधान मतलब एक ही कब्र में एक साथ 2 शवों को दफनाया गया था। याद रखना फ्रेंड, यहाँ जो था 3 युगल के साक्ष्य मिले थे वहाँ लोथल से, और यहाँ कालीबंगन से 2 युगल समाधान मिले थे। ठीक ना, इतना याद रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, अगला जो है राखी गढ़ी। देखिए फ्रेंड, जो राखी गढ़ी है यह भारत में स्थित है। ठीक, भारत के गुजरात में, ठीक ना। तो याद रखना, जो राखी गढ़ी है यह सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। ठीक, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा कोई स्थल है तो है राखी गढ़ी, लेकिन सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कोई है तो है मोहनजोदड़ो। ये दोनों याद रखना फ्रेंड, भारत में पूछे तो राखी गढ़ी और पूरी सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल पूछे तो मोहनजोदड़ो। ठीक, यह जो राखी गढ़ी है यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक, जिसकी खोज सूरजभान ने किया था। ठीक, इतना याद रखना फ्रेंड, राखी गढ़ी जो है सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है, यह घग्गर नदी के तट पर है तथा इसकी जो खोज किए थे यह सूरजभान ने इसकी खोज किए थे। देखिए फ्रेंड, यहाँ जो राखी गढ़ी थी, इस राखी गढ़ी से ताम्र उपकरण के साक्ष्य मिलते हैं। ताम्र उपकरण मतलब तांबा के बनाए गए उपकरण। ठीक, तांबा के बनाए गए उपकरण के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए थे, तो होता राखी गढ़ी। ठीक ना, इतना याद रखना। इसके बाद अगला हम देखते हैं बनमाली। देखिए फ्रेंड, जो बनमाली है यह भी गुजरात में पड़ता है। ठीक, बनमाली गुजरात में पड़ता है, जिसकी खोज रविंद्रनाथ
रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। ठीक, बनमाली की खोज रविंद्रनाथ बिष्ट ने किया था, जो रंगोई नदी के तट पर स्थित थी। ठीक, याद रखना फ्रेंड, बनमाली जो थी रंगोई नदी के तट पर स्थित थी और इसकी खोज रविंद्रनाथ बिष्ट ने किया था। ठीक, इस बनमाली से कई महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं। ठीक, एक और याद रखना फ्रेंड, जो बनमाली थी यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जहां पर नाली के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए थे। ठीक, बनमाली सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जहां पर नालियों के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए थे, और बाकी जितने भी स्थल थे सभी जगहों पर नालियां, चौड़ी चौड़ी नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक, इसके बाद यहाँ याद रखना फ्रेंड, मिट्टी के हल प्राप्त हुए थे। मिट्टी के हल भी प्राप्त हुए थे बनमाली से, और यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी सड़कें के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक, देखिए फ्रेंड, सिंधु सभ्यता में जितने भी स्थल थे सभी जगहों पर जो सड़कें हुआ करती थी वो चौड़ी तथा सीधी हुआ करती थी, लेकिन बनमाली एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ पर जो सड़कें थी वह टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हुआ करती थी। ठीक ना। इसके बाद अगला देखते हैं हम, रोपण। देखिए फ्रेंड, जो रोपण है यह पंजाब में स्थित है। ठीक, रोपण पंजाब में और सतलज नदी के तट पर स्थित है। ठीक ना, तो रोपण पंजाब में सतलज नदी के तट पर, और इसकी जो खोज किए थे यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। ठीक, तो इतना याद रखना फ्रेंड, रोपण पंजाब में सतलज नदी के तट पर और खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। ठीक, इस रोपण से कई चीजों के साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे देखा जाए तो तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। देखिए फ्रेंड, पूरी सिंधु सभ्यता में एकमात्र ऐसा स्थल रोपण था जहाँ पर तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, बाकी कहीं भी कुल्हाड़ी के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए थे, एकमात्र रोपण ही था। इसके बाद आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। ठीक, सिंधु सभ्यता में एकमात्र ये भी स्थल था जहाँ पर आदमी के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। ठीक ना, जब जो कुत्ता हुआ करता था, कुत्ते को जो पालता था जो कुत्ते का मालिक, जब उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उस मालिक के साथ कुत्ते को भी उसमें दफना दिया जाता था। यह साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो यह रोपण से प्राप्त हुए थे। ठीक ना, आगे देखिए फ्रेंड, इसके बाद रंगपुर। जो रंगपुर है यह मादा नदी के तट पर है। ठीक, याद रखना फ्रेंड, रंगपुर मादा नदी के तट पर स्थित है। ठीक, और इसकी जो खोज किए थे रंगनाथ राव ने किया था। बहुत आसान है, रंगपुर रंगनाथ राव। ठीक, रंगपुर रंगनाथ राव, मादा नदी के तट पे। देखिए फ्रेंड, यह जो रंगपुर है, यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, दो किस्म से। एक पूछता है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो चावल के साक्ष्य लोथल से। और दूसरा पूछता है कि धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो थे रंगपुर। तो दोनों याद रखना। ठीक, धान के भूसी के साक्ष्य रंगपुर, चावल के साक्ष्य लोथल। ठीक ना। इसके बाद यहाँ से ज्वार, बाजरा, चावल, ये सब चीजों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो यहाँ रंगपुर से प्राप्त हुए थे। ठीक, चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से। ठीक ना, और यहाँ से धान के भूसी के साक्ष्य। ठीक, इसके बाद अगला आता है सुतकोतदान। देखिए फ्रेंड, अगला है सुतकोतदान। यह जो सुतकोतदान है यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ठीक, सुतकोतदान सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ से भी कई साक्ष्य प्राप्त हुए थे। जैसे अगर देखा जाए तो घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए थे, कलश प्राप्त हुए थे, समाधान प्राप्त हुए थे, तथा तराजू प्राप्त हुए थे। ठीक, इस सुतकोतदान से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? घोड़े के अस्थि पंजर, कलश, समाधान तथा तराजू, इतने साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक, तो इतना फ्रेंड याद रखना, कौन कौन से स्थल हैं, किस नदी के तट पर है, इसकी खोज किसने किया, तथा इन स्थलों से कौन कौन सी साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक ना, इसमें याद सब कर लेना फ्रेंड। ठीक, इसके बाद और एक आध दो पॉइंट रह गए हैं, उसको हम देखते हैं इसी वीडियो में, उसको भी कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए फ्रेंड, उसको भी हम देख लेते हैं। अभी इसको हम मिटा रहे हैं।
चलिए फ्रेंड देखते हैं अब इस सिंधु सभ्यता की जो एक आध पॉइंट छूटे हैं उसको भी हम कवर कर लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए फ्रेंड इसमें देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, ठीक। तो पहला क्या देखेंगे हम, लिपि। लिपि कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी। तो देखिए फ्रेंड जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी वह थी भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक, भाव चित्रात्मक लिपि। देखिए फ्रेंड यह भाव चित्रात्मक लिपि मतलब कि जो लिपि थी यानी उनके लिखने का जो लिखा गया जो था वह चित्र के माध्यम से लिखा गया था। यानी कोई भी जानकारी देनी होती थी या लिखे थे तो वह चित्र के माध्यम से लिखे थे, यानी चित्र बना बना कर लिखा गया था, ठीक ना। इसके बाद यह जो लिपि थी यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, ठीक। तो याद रखना जो भाव चित्रात्मक लिपि थी सिंधु सभ्यता की यह किधर से लिखी जाती थी, तो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, ठीक। हम लोग की जो लिपि है कौन सी है, तो देवनागरी लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेकिन यह जो लिपि थी यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक। इसके बाद इनके सिंधु सभ्यता के जो नगरों तथा घरों के विन्यास थे, नगरों व घरों के जो विन्यास की पद्धति थी, ठीक ना, विन्यास के पद्धति, ठीक। तो देखिए फ्रेंड जो सिंधु सभ्यता के घरों तथा नगरों को बनाने की जो विन्यास की पद्धति थी वह कैसी थी, तो याद रखना फ्रेंड यह जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह ग्रिड पद्धति अपनाते थे, ग्रिड पद्धति, ठीक। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे यह ग्रिड पद्धति अपनाते थे। ग्रिड पद्धति मतलब कि जो भी घर बनाते थे वह एक सीक्वेंस में एक लाइन में बनाते थे और इनके बीच में जो घर बनाए जाते थे इनके बीच में लंबी लंबी तथा चौड़ी गलियारा हुआ करती थी, यानी सड़कें हुआ करती थी, ठीक। तथा नालियां भी चौड़ी चौड़ी हुआ करती थी, ठीक। और यह सीधी हुआ करती थी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हुआ करती थी, सीधी। तो इसी को कहा जाता है ग्रिड पद्धति, ठीक ना। तो इनके घरों के निर्माण की जो पद्धति थी कैसी थी, ग्रिड पद्धति थी। इसके बाद यह मिठास के रूप में, मिठास, यह मिठास के रूप में किस चीज का प्रयोग करते थे, तो शहद का, शहद, ठीक। तो याद रखना फ्रेंड यह मिठास के रूप में किस चीज का प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे। इसके बाद इनके जो माप तौल की इकाई थी, याद रखना फ्रेंड तौल की इकाई, तौल की इकाई, जो तौल की इकाई थी सिंधु सभ्यता के लोगों की वह क्या थी, तो जो तौल की इकाई थी वह 16 के अनुपात में हुआ करती थी, अनुपात में, ठीक। यह जो तौल की इकाई थी वो कैसी थी, 16 के अनुपात में हुआ करती थी। 16 के अनुपात में मतलब कि कोई भी वस्तु का जब विनिमय करते थे, यानी व्यापार करने के दौरान किसी वस्तु का जो विनिमय या विनिमय जो किया जाता था वह 16 के अनुपात में हुआ करती थी। यानी कि कोई भी वस्तु को बेचने पर या तो 16 किलो या 32 किलो या ऐसे 64 किलो, ऐसे 16 के अनुपात में हुआ करती थी। उसमें 4-5 किलो का मान्य नहीं था, ठीक ना। तो जो भी वस्तु का विनिमय होता था वो कैसे थी, 16 के अनुपात में हुआ करती थी, ठीक। इसके बाद इनके यातायात के बारे में देखा जाए, यातायात, जो यातायात के रूप में कैसे प्रयोग करते थे, तो यह दो पहिए या 4 पहिए, ठीक। यह 2 पहिए या 4 पहिए की बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे, ठीक ना। तो यह अपने यातायात के रूप में किसका प्रयोग करते थे, तो 2 पहिए या 4 पहिए की बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। इसके बाद एक पॉइंट और याद रखना फ्रेंड कि इस जो सिंधु सभ्यता से पहले खोजी गई एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, उस मेसोपोटामिया के सभ्यता में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, मेहुला शब्द, ठीक। किस शब्द का, मेहुला, ठीक ना। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक शब्द का प्रयोग किया गया जिसका क्या था, मेहुला शब्द। इस मेहुला शब्द का अर्थ क्या है, तो इस मेहुला शब्द का अर्थ है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ठीक। तो याद रखना मेहुला शब्द का अर्थ क्या है, सिंधु सभ्यता है, ठीक। इतना हो गया। इसके बाद देखिए फ्रेंड जो सिंधु सभ्यता के लोग थे यह तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक।
ये भी याद रखना। ठीक, यह सिंधु सभ्यता के लोग जो थे यह तलवार से क्या थे, परिचित नहीं थे। ठीक ना। इसके बाद इस सिंधु सभ्यता में देखा जाए तब पर्दा प्रथा तथा वैश्यावृत्ति दोनों प्रचलित थी। ठीक ना। तो इसमें पर्दा प्रथा व वैश्यावृत्ति दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। ठीक ना। पर्दा प्रथा मतलब जो औरतें हुआ करती थी उन औरतों को घर से बाहर निकलना मंजूर नहीं किया गया था, उन्हें हमेशा घर के अंदर ही रहना था। ठीक है, इनको बाहर नहीं निकलना था। ठीक, इसके बाद जो इसमें एक आध और पॉइंट होंगे। देखिए फ्रेंड, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पिगट। ठीक, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पिगट। पिगट ने सिंधु सभ्यता में यह हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, ठीक ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। ठीक, देखिए फ्रेंड, पिगट ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी के रूप में कहा। ठीक, कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या है, तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो। ठीक, इतना याद रखना फ्रेंड। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी पिगट ने किसे कहा था, तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को कहा था। इसके बाद सिंधु सभ्यता का विनाश के बारे में देख लेते हैं कि विनाश कैसे हुआ। ठीक, विनाश, देखिए फ्रेंड, सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ, इस विनाश के संबंध में बहुत सारे इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मत दिए थे। कुछ इतिहासकार इसमें बताए कि जो सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ था वह बाढ़ की वजह से हुई। तो कुछ इतिहासकारों ने बताया कि नहीं, सिंधु सभ्यता का विनाश विदेशी आक्रमण के कारण हुआ था। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, यह सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ था वह परिस्थिति असंतुलन के कारण हुआ था। ठीक, तो कई लोगों ने अपना अलग अलग ऐसे मत दिए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा कोई मत अगर इसका विनाश में मिला था तो वो था बाढ़। ठीक, कि सिंधु सभ्यता की जो विनाश हुआ था वो थी बाढ़ के कारण। ठीक ना, क्योंकि यह सिंधु सभ्यता जो थी यह सिंधु नदी के तट पर स्थित थी और सिंधु नदी में हमेशा समय समय पर बाढ़ आया करते थे। तो यह माना जाता है कि उसी बाढ़ की वजह से सिंधु सभ्यता की पूरी विनाश हो गई। और विदेशी आक्रमण का मत इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि सिंधु सभ्यता में खोजे गए सभी साक्ष्यों में कहीं भी यह नहीं पाया गया था जैसे कि कहीं तलवार या कोई विदेशी आक्रमण जो होते हैं तो आक्रमण का कोई वैसा साक्ष्य कहीं नहीं मिला था। इसलिए विदेशी आक्रमण को नहीं मत दिया जाता है और सबसे ज़्यादा किसी को मत दिया जाता है तो बाढ़ को मत दिया जाता है। ठीक, तो देखिए फ्रेंड, हमारे यहाँ पर सिंधु सभ्यता का पूरे पॉइंट समाप्त हो गए। ठीक, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।